आप सभी को मेरा नमस्कार। नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। एनजो दीदी। एनजो दीदी, कुछ प्रतिक्रियाएं। उस समय के रंगमंच, अभिनेता और अन्य परिस्थितियों में रहकर जो कुछ अश्क ने हमें दिया है, वह प्रशंस्य है। उन्होंने प्रसाद की तरह काल्पनिक रंगमंच के लिए नहीं लिखा, न ही सेठ गोविंदस की तरह नाटक के नाम पर मनमाना लिखकर महान नाटककार हो गए। अश्क ने अपनी पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया है और यह असंतोषप्रद नहीं है। ओम शिवपुरी, भारत रत्न भार्गव से। Unlike many of his contemporaries, his grip over the craft and technique of playwriting is undoubtedly firm. He knows all the clever tricks and formulae by which readers' interest can be aroused and sustained. In his play Enjo Didi, the author has steered clear from romantic and pseudo-idealistic pitfalls and has been able to create situations and characters which fall within the familiar pattern of readers' experience. The dialogues are crisp and lively, bubbling with spontaneous wit and humor. निर्मल वम, हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली। नाटक के चिंतन और तैयारी में वही प्रतिभा और परिश्रम है जो मानव की सामाजिक प्रवृत्तियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आते विवश संस्कारों के रूप में ग्रहण करके देने वाले संवेदनशील रूसी कथाकारों को अपनी विशेषता रही है। विशेष रूप से तुर्गनेव और गोकी के उपन्यासों और चेखव के नाटकों के 3 पीढ़ी वाले कथानकों की, और इसमें संदेह नहीं कि अश्क ने पूरे यथार्थ के साथ नाटकीय तत्वों को उभारते हुए आवश्यक मानवीय सहानुभूति, मनुष्य की भावनात्मक संस्कारगत विविधताओं का उचित ध्यान रखते हुए कथा को प्रस्तुत किया है। राजेंद्र यादव, ज्ञानोदय, कलकत्ता। नन्ही मधुलिका के लिए जो अपने स्वर्गवास के 2 दिन पहले ज्वर की दशा में नाटक का सारा मसौदा पढ़कर लेखक को अपार हर्ष, दुख और आश्चर्य में छोड़ गई। एनजो दीदी, एक मूल्यांकन। कमलेश्वर। एनजो दीदी की वस्तु का संबंध अभिजात्य वर्ग से है। अभिजात कुल की नारी अंजलि के मानस में जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीज संस्कारगत हैं, जो कि उसे गोद लेने वाले नाना जी से विरासत में मिले हैं। एनजो में अपने वर्ग की वे सारी वृत्तियां हैं जो टस से मस होना नहीं जानती। उसके अपने व्यक्तित्व में वह हट है जो दूसरों को परास्त कर देता है, जिसके शिकार है वकील साहब, जो अपने विवाह से पहले उन्मुक्त बंधनहीन सरिता की भांति बह रहे थे, जिसका आभास मात्र उनकी सैलानी कोशिशों के रूप में कभी कभी उभर उठता है। आरंभ में ही एनजो के प्रचंड अनुशासन की झलक मिल जाती है और वह खींच भी, जो बिगड़ी हुई मशीन को बनाने वाले मैकेनिक में पुर्जे ठीक से न चलते देख आ जाती है। अंजलि नौकरानी से कहती है, मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर, तनिक कड़े स्वर में, तुम कर क्या रही हो, 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं। उसी उलझन में वह बच्चे को पुकारती है, मीरज बेटा, कपड़े बदल लिए तुमने? और कहती जाती है, अपने पापा से कहो नहाकर सीधे इधर आएं। फिर पलटती है, अभी तक स्नान नहीं किया और 8 बजने को आए हैं। सुबह 8 बजे वाली पाबंदी घर के हर काम, व्यवहार, भोजन, शयन आदि सभी पर लागू है। पर यह सब कैसे निपटा है? क्या अंजलि केवल दिखाने के लिए ऐसा करती है? निश्चय ही नहीं, क्योंकि अंजलि का मनोविज्ञान ऐसे स्तर पर संगठित हुआ है कि उसकी यह सनक ऊपरी या थोथी नहीं दिखाई देती। इस सनक को चालित करने वाली शक्ति है उसका अखंड अहम। अहंवादिता की यह भीषणता ही उसके दुबले पतले इखरे शरीर की मोहकता है। उसके चरित्र की असाधारणता भी उसे असामान्य नहीं बनने देती, हास्यास्पद भी नहीं बनाती, क्योंकि नाटककार ने बड़ी कुशलता से उसकी इस प्रवृत्ति का संबंध एक पीढ़ी पहले नाना जी के इतिहास से जोड़ कर रखा है।
जीवन के हर क्षेत्र के प्रति उसका अपना निजी दृष्टिकोण है। बाप से लेकर बेटे तक, घर की व्यवस्था से लेकर नौकरों के रहन सहन और अदब कायदे की मान्यताओं तक उसका चाबुक मार करता है। और इस चाबुक की मार उसकी मृत्यु के बाद तक अगली पीढ़ी पर पड़ती रहती है। जब अंजलि का चित्र आता है तो सहसा एक अतिशय व्यस्त, दुबली पतली, खूबसूरती से तराशी आधुनिका का, जिसके प्रभाव से घर भर में एक संयत हलचल की मुखर हो उठता है, आवाज कानों में पड़ने लगती है। सीमेंट के फर्श पर उसके फुर्ती से चलते कदमों की सरसराहट गूंजने लगती है। ऐसा लगता है कि कुर्सी मेज सहमे से रखे हैं। दरवाजों और खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे धीरे धीरे हिल रहे हैं। तेज हवा भी उन्हें झकझोर नहीं सकती। घड़ी जोर से घंटा नहीं बजा सकती, चादर शिकन डाल सकने का साहस नहीं कर सकती। नौकरानी मुन्नी और नौकर राधू सिर्फ सीमित आवाज में बोल सकते हैं। रसोई घर में बर्तन धीरे धीरे खनक रहे हैं। उनमें से कोई भी गिरकर आकस्मिक शोर नहीं मचा सकता। एक सभ्य आतंक घर की सारी हलचल में व्याप्त है। हर कमरे में जिंदगी है, पर उफान के बाद ठंडे पड़ते दूध सी स्वच्छता, दूधियापन और निरभ्रता उसमें अवश्य है। अंजलि की आंखें हर अव्यवस्था, छोटी से छोटी गलती और अनियमितता को ताक रही हैं। घर का हर पुर्जा अपनी नियमित गति से चलने के लिए बाध्य है। वह तेजी नहीं पकड़ सकता, धीमा नहीं पड़ सकता। और इस सब को देखकर भी अंजलि संतुष्ट नहीं दिखाई देती। उसके इस आतंक के बावजूद कोई ऐसी रहस्यमयी घुटन है जो उसे चैन नहीं लेने देती। हर व्यवस्था को देखकर भी वह तिलमिलाई, झुंझलाई सी घूमती रहती है। उसके उस प्रचंड अहम की तुष्टि में कोई शाश्वत कठिनाई है जो अवरोध बनकर खड़ी है, जो उसके अहम को निरर्थक और प्रभावहीन करती जा रही है। और इस हार को स्वीकार न कर पाने के कारण वह घुटती घुटती उस सीमा तक जा पहुंचती है जहां से नाश की रेखा शुरू होती है, और वह हठी अभिमानी नारी अपने स्वयं के नाश से भी उसी कार्य को फलित करना चाहती है जिसे वह जिंदा रहकर न कर सकी। वकील साहब द्वारा शराब पीने की आदत को न छोड़ पाना उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। जब वह उसमें अपने हार के लक्षण देखने लगती है तो भीतर से चटका हुआ उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाने को व्याकुल हो जाता है, लेकिन उसके नाश में भी वह शालीनता और संयम है जो नष्ट होते हुए भी अपने टूटने को स्वीकार नहीं करना चाहता। जीवन की इस विफलता को लिए हुए एक दिन अंजो अपनी रहस्यमय मृत्यु का आभास केवल अन्नों को देकर टूट जाती है और अपने हठीले अहम का स्वयं शिकार होकर दया की पात्र हो जाती है। पर वह मरकर भी जीवित रहती है। उसका आतंक पूरे परिवार पर हावी रहता है। उसका जुल्म सर नहीं झुकाता। अपनी जिस अर्ध विक्षिप्तावस्था में वह अपने अहम को सहेजती, मानवों को मशीन बना देना चाहती है, उसका चक्र चलता रहता है और वह उन्हें ठीक अपनी तरह से चलाती है। वह कहती है, जीवन एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं। नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले और हम सब उसकी सुइयां बन जाएं। एंजो को इसका गर्व है कि वकील साहब को उसने अपनी तरह ढाल लिया है। नीरज के संबंध में जब अन्नो बात करती है तो एंजो जैसे स्वयं अपने को शाबाशी देते हुए कहती है, सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें, नीरज में, न पाओगी। नीरज को भी उसने पुर्जा बना डाला है, क्योंकि एंजो के कथनानुसार वो सुबह समय से उठता है, डैडी के साथ सैर को जाता है, कपड़े बदलकर समय पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है, आराम और खेल के समय का पूरा ध्यान रखता है, समय पर पढ़ता है, समय पर आराम करता है। और एंजो के जुल्म की उग्रता तो इस बात के पीछे है कि वह नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती है और नीरज स्वयं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है।
ये जुल्म वस्तु जगत से लेकर मानसिक धरातल तक छाया हुआ है। इतने भीषण दबाव के नीचे जिन विकृतियों का उगाना साधारण जीवन में असंभव था, वे ही विकार पनपने लगते हैं। उनका साकार रूप अंजू की मृत्यु के बाद नीरज और नजीर की बातों तथा नीरज के हाव भाव और दिलचस्पियों में मिलता है। पर यह जुल्म समाप्त नहीं होता और ओमी के रूप में जैसे उसकी रूह मृत्यु के 5 वर्ष बाद भी उसी शक्ति और आतंक को लिए हुए अपने कार्य में रत रहती है और वकील साहब के जीवन को अपनी परिधि में कसकर सार्थकता प्राप्त कर लेती है। और वकील साहब उस दरिया से हैं जो अपनी अलहड़ता, मनमौजीपन, मस्ती और स्वच्छंदता खोकर नपी तुली बंधी नहर में तब्दील कर दिया गया हो। वे अंजलि के इशारों पर नाच रहे हैं, अपने व्यक्तित्व की किसी बहुत बड़ी कमजोरी के कारण नहीं, वरन अंजू के आदर्शों के प्रति सहज आकर्षण के कारण। वकील साहब का जावन ही साथ वास्तविकताओं को स्वीकार करता, उनसे जूझता, चढ़ता उतरता, टूटता बनता, अंत तक पहुँचते पहुँचते अथाह करुणा से भर उठता है, जो टूटते टूटते यदि एक ओर बन पाया तो दूसरी ओर बनते बनते टूट भी गया है। यथार्थ और आदर्श का ऐसा संश्लिष्ट गुम्फन ही वकील साहब के सारे इतिहास को जीवन की संज्ञा प्रदान करता है, जो करुणा के गीले गीले आंसुओं से नम, विषाद की हल्की सी छाया में लिपटा हुआ सहसा अपने एकांत कमरे से निकल सामने आकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अस्फुट से शब्दों में कहता है, मैं पहाड़ी दरिया था, तुम मेरे यौवन की हसरतों की कल्पना नहीं कर सकते। मैं ही वह नहर हूँ जो इतना नियंत्रण बर्दाश्त कर सकी और मुझे लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करने वाली शक्ति सहसा टूटकर बिखर गई, पर आज भी मैं उसके इंतजार में इस आदर्श के मरु में पनाह सिर पटक रहा हूँ। इससे उसे शांति मिलती होगी, अजो की आत्मा सुखी होती होगी। और अंत में उनके तड़प कर कहे हुए वे शब्द, जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले अंजो, मैं तुम्हें क्या कहूँ। इस कमरे पर बरसों से तुम्हारा जादू तारी है, लेकिन श्रीपत ठीक कहता है ये जादू ना चाहिए। इस घर को घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना आर्ट ही। ये धीरे धीरे प्याले को उठाकर होंठों तक ले जाते हैं, पर हाथ रोक लेते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं पी सकता। अंजू के जुल्म और उसकी सनक की बात मैं मानता हूँ, पर जब उसने इस सनक के लिए जान दे दी तो मुझे उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। जाने जिंदगी कितने दिन और है, क्यों इन चंद दिनों के लिए उसकी रूह को तकलीफ दूं। गिलास रखकर अपने कमरे की ओर चलते हैं, फिर मुड़ते हैं। लेकिन तुम पियो, मौज करो, इस कमरे का जादू तोड़ो, हंसो, शोर मचाओ, जियो। फिर मुड़कर जाते हुए, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और श्रीपत वह प्रवृत्तिमूलक, टेंडेंशियस पात्र है, जो अंजू की असंगतियों और सनक के भ्रम को तोड़ने के लिए एक दर्शन लेकर नाटक में अवतरित होता है। उसका दर्शन अपनी प्रकृति में मध्यमार्गीय है। जीवन के रहन सहन, हाव भाव, नैतिकता, सम्मान भावना और सबसे ऊपर समय की सख्त पाबंदी यदि सनक की सीमा छूने लगे तो वह उसका विरोधी है। वह जब आता है तो साथ में मस्ती लाता है, जीवन को सरल बनाने का संदेश लाता है और अपने फकड़पने से अंजू के घर की सब संगतियों, व्यवस्था के आग्रह और समय के शासन को अस्वीकार कर अपनी तरह से चलने पर मजबूर कर देता है। श्रीपत भी उतना ही शक्तिशाली और क्रियात्मक है जितना कि अंजलि, पर जहां अंजलि असाधारण होते हुए भी अजीब और काल्पनिक नहीं लगती, वहीं श्रीपत अंजलि के संदर्भ में झूठा झूठा सा लगने लगता है। अपनी इकाई में श्रीपत पूर्ण और वास्तविक है। ऐसे सैलानी जीव, रमते जोगी, एक नहीं हजारों पड़े हैं जो जीवन के छोटे छोटे आदर्श बनाए, उन्हें व्यवहारिकता में अपनाते हुए दुर्लभ आदर्शों की रूढ़ता प्रदर्शित करते रहते हैं।
श्रीपत निश्चय ही आदर्शवादी है, पर धार्मिक आदर्शवादी नहीं, जैसी कि अंजलि है। श्रीपत एक झंझा की तरह परिवार में आता है, सब और अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर देता है और एंजो के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा हो जाता है। फिर 20 बरस बाद एंजो के जादू को वह उस परिवार से काट फेंकता है। केवल 2 उपस्थितियों में जो कार्य श्रीपत कर जाता है, वह उस जैसे व्यक्ति के ही वश की बात है। वह जीने की सलाह देता है, जीवन का संतुलन देता है और अपनी मस्ती से एक खुमार सा छोड़ता हुआ अदृश्य हो जाता है। श्रीपत ही वह पात्र है जो एंजो के जुर्म को समझ पाता है, उसके दुष्परिणामों का लेखा जोखा लगा पाता है, क्योंकि वह इतना विनत नहीं जो जीवन में सब कुछ स्वीकार करता चले। उसके दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता है और विश्लेषण उसकी क्रिया, पर उसकी तर्क प्रणाली कहीं भी नहीं उभरती, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही मौजी, मुंहफिट और एकदम खुला हुआ है। ग्रंथियां तो उसमें हैं ही नहीं। इसके विपरीत वकील साहब बड़े ही नर्म और सब कुछ स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति हैं। एंजो के आतंक को वे कभी तर्क पर नहीं कसते, उसकी अति का विश्लेषण नहीं करते और जो सामने आता है, उसे स्वीकार करते जाते हैं। परिवार में श्रीपत के प्रवेश करने से पहले वे एकदम निरीह से रहते हैं। जो है सो ठीक है, वाली उनकी प्रकृति है। पर जीवन में ऐसे पात्र बहुत होते हैं, जो दूसरों के सुझाने से चेतते हैं, जब कोई अन्य उनके जीवन की आलोचना करके उनकी निरीहता को उघाड़ देता है, तो सहसा असंतोष की भावना उनके मानस में प्रवेश कर जाती है। यही मनोवैज्ञानिक सत्य वकील साहब के जीवन में चरितार्थ हो उठता है। उनकी सुप्त चेतना में इसका बीज श्रीपत की बात से पड़ जाता है, जब वह कहता है, वाह जीजा जी, आपको अपनी कसम, भगवान को साक्षी जानकर कहिए, शादी की कल्पना में ज्यादा आनंद है या शादी में? याद है न, मैं एंजो दीदी की सगाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया था। कितना हंसते थे आप, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में। जो जी चाहे खाते थे, हंसता है, और अब इतनी देर से बैठे हैं और एक ठहाका भी तो आपने नहीं लगाया। आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं। हंसता और चाय की चुस्की लेता है, हालांकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने। जब एक वकील जज नजर आने लगे तो समझिए कि वह बुढ़ा हो गया। वकील तो जवानी का प्रतीक है, हंसता है, और जज बुढ़ापे का। कसम आपकी जीजा जी, शादी ने आपको बुढ़ा बना दिया है। स्वयं ही जोर से ठहाका लगाता है, और क्यों जीजा जी, अपना वचन तो आप नहीं भूले। पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि एक बार फिर दिलकुशा होटल में। श्रीपत के इस कथन से वकील साहब को सहसा एंजो के जुल्म और अपनी निरीहता का एहसास होता है और प्रकट विद्रोह कर सकने की अक्षमता के कारण वे उन राहों पर मुड़ जाते हैं, जिन पर सुख मिल सके। यहीं से एंजो के आतंक को तोड़ने के लिए मानसिक स्तर पर क्रिया आरंभ हो जाती है, और अंत तक पहुँचते पहुँचते यही मानसिक संघर्ष प्रतिफलित होकर अथाह व्यथा का भार दे जाता है। इस तरह श्रीपत इस मानसिक अंतर्द्वंद्व से भरे नाटक की चालक शक्ति बन जाता है और पाठक की सहानुभूति प्राप्त कर लेता है। उसका सैलानीपन जीवन का प्रतीक बन जाता है। श्रीपत जीवन के सैलाब में बहता है, पर अपने को संयत रखने की अद्भुत शक्ति रखता है। उसके हृदय की व्यापकता में सभी के लिए स्थान है। वह 20 बरस बाद अन्नों से कह सकता है कि यदि मुझे पता होता, तुम मुझे छूने की कोशिश में हो तो मैं रुक जाता और तुम्हें पकड़ाई दे जाता। उसके एक क्षण बाद ही नौकरानी मुन्नी से कह सकता है, अभी भरी नहीं तबीयत यहाँ से, चलो दिखा लाएं बाहर की भी दुनिया कुछ। और वह एंजो की मार से संतप्त, मौन पात्रों को देखकर उसके जुल्म के प्रति कराहता है। एंजो की तस्वीर देखकर वह सहसा बुदबुदा उठता है, मान गए भाई एंजो दीदी, तुम्हारे जादू को।
पर एंजो के उस दबाव और अत्याचार का वह विरोधी है। अपनी सगी बहन की आत्महत्या की बात सुनकर भी वह दया से द्रवित नहीं होता और उसे सख्त मॉर्बिड ही कहकर पुकारता है, क्योंकि वह जानता है कि एंजो का अंत यही हो सकता था। एक गलत काम को देखकर जैसे अनायास ही उसका मन विरोध में उठ खड़ा होता है, ठीक वैसे ही 20 बरस बाद श्रीपत एंजो के अत्याचार की पुनरावृत्ति ओमी द्वारा होते हुए देखकर अपने आप उसी विरोध भावना से भर उठता है। अत्याचार स्वयं अपना विरोधी है, वह अपना अवरोध स्वयं उत्पन्न करता है। इसी का सहज स्वाभाविक रूप श्रीपत के उस कथन से मिल जाता है, जो वह अन्नो से कहता है, कसम ले लो जो इन 20 बरसों से कभी मेज पर सोया हूँ। लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि एंजो दीदी अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई हैं, जो कुछ बातों में एंजो के भी कान काटती है। तब न जाने क्या हुआ कि फिर वैसे का वैसा हो गया। वह जिस अत्याचार को एंजो के समय में नीरज पर होते देख गया था, उसी को फिर ओमी द्वारा नीलम पर होते हुए देखता है। एंजो नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती थी और नीरज क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था। अब दूसरी पीढ़ी में नीरज का पुत्र नीलम कवि बनना चाहता है, लेकिन नीरज उसे कप्तान बनाना चाहता है और उसकी पत्नी ओमी I0A0। जीवन निर्माण के इन मानदंडों के पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक सत्य है, जो वर्ग, देश और काल की सीमाएं भुलाकर सबको एक सा प्रभावित करता है। यह वह अतृप्त सपना है, जो जिसके जीवन में फलीभूत नहीं हो पाता, वही उसे सत्य बनते देखना चाहता है या जीवन के किसी गहरे असंतोष को अपनी संतति के माध्यम से तृप्त कर लेना चाहता है। यदि किसी की स्त्री या माँ किसी भयंकर रोग से डॉक्टर के अभाव में मर जाती है, तो उसके सुप्त मानस में ये भावना कहीं से आकर बैठ जाती है कि वह अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा। इसी तरह असंतोष के विभिन्न रूपों का सफल प्रतिफलन असंतुष्ट मनुष्य की चाह बन जाता है। इसी चाहत की सहज प्रतिक्रिया के शिकार नीरज और नीलम हैं। स्वयं नीरज उस वंचना से ग्रसित रहा है, पर उससे निष्कर्ष नहीं निकालता और क्रिकेट कप्तान बनने की अपनी अतृप्त आकांक्षा की पूर्ति के लिए नीलम को तैयार करना चाहता है। श्रीपत इस प्रवृत्ति को देखता है और समझकर उसका विरोधी बन बैठता है। इस सारे अत्याचार की जड़ में वह कमजोर नसों वाली मॉर्बिड एंजो को देखता है, उसके जादू को देखता है और यह भी समझता है कि एंजो यदि वकील साहब की शराब पीने की लत के कारण न मरती तो किसी और सनक से मर जाती। उसका अंत यही था। उसकी कमजोर नसें किसी भी छोटी से छोटी बात को लेकर फट सकती थीं। इसीलिए वह उस तिलिस्म को जानबूझकर तोड़ता है और एंजो की आत्महत्या का राज अनभिज्ञ वकील साहब के सामने खोलकर जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। वह अति का विरोध करता है और सामान्यता का मार्ग सामने रखता है। चारित्रिक आतंक से स्वतंत्र उस जीवन का रूप वह सामने रखता है, जो दबाव, जुल्म और मानसिक दास्ता से मुक्त, अपनी प्रतिभा से प्रस्फुटित होना चाहिए। संभवतः यही लेखक का मूल मंतव्य है। नीरज और ओमी, श्रीपत और एंजो की परछाइयां हैं। ओमी तो एंजो की रूह है और नीरज श्रीपत का अपूर्ण सपना, और नीरज का पुत्र नीलू उस सपने की संभावित परिणति का संकेत। पर एन्नो तो वह सूत्र है, जिसके अभाव में इस नाटक की कथा वस्तु को संजोया ही नहीं जा सकता था। एन्नो के हाथों में वह सूत्र है, जिसे लिए हुए वह अपने में सिमटी एक परिवार के सारे दृश्यों को देखती और बुनती जाती है, एक घटना का सूत्र दूसरे से जोड़ती जाती है, 20 वर्ष के व्यवधान को उसकी उपस्थिति जोड़े रखती है। शायद जीवन की सबसे बड़ी विडंबना तो एन्नो ही लेकर चली है। श्रीपत सब कुछ समझते हुए भी सहज उपेक्षा से उसे टाल जाता है। वह तो अपने जीवन की रंगीनी लेकर मुखरित ही नहीं हो पाती कि नाटककार की कलम उसका जीवन दान में मांग लेती है, और यूं अपनी कार्य सिद्धि कर लेती है। इतने पात्रों के जीवन को लेकर जिस संवेदना को उभारा गया है,
वह अपने मूल रूप में एक विचार है जो जीवनगत सुख दुख, हर्ष विषाद, व्यथा करुणा, आदर्श और यथार्थ को आपने में समोकर एक निष्कर्ष पर ले जाता है। पर लेखक के आधारभूत चार की मार उपदेश रूप में न होकर व्यक्तियों के टूटे हुए जीवन संवेदनाओं से उभरकर हम पर पड़ती है। नाटक के पात्र अपनी तरह से जीते चले जाते हैं, वस्तु निर्माण होता जाता है और आधारभूत विचार भीतर भीतर चलकर स्वीकृति प्राप्त करता जाता है। उसे स्वीकार्य बनाने के लिए कहीं भी कला का गला नहीं घोंटा गया। पूरे कथानक का केंद्रीकरण व्यापक समाज की अंतश्चेतना में बैठी उस असंतुष्ट आकांक्षा की अत्याचारिता पर है, जो एक सनक की तरह प्रकट होकर अनजाने ही जुल्म करने लगती है। उस सनक का शिकार समाज का हर प्राणी है, किंतु जब ये सनक क्रियाशील होकर जीवन पर हावी होने लगती है तो जीवन झूठा और कृत्रिम होता जाता है। इस दबाव और मानसिक अत्याचार की वृत्ति को उघाड़कर रख देने का कार्य श्रीपद द्वारा संपन्न हो जाता है। छोटे छोटे घटना सूत्रों से यह बात बड़े ही सांकेतिक रूप में उद्घाटित होती जाती है, और जहां इन सभी घटनाओं का एकीकरण होता है, वहां करुणा, अवसाद और दया के उद्वेगों से मिलकर शक्ति और विश्वास का भी उदय होता है। एक ओर ऐसे अप्राकृतिक, अचेतन मानस के प्रतिबंधों से लड़ने की शक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर सामान्य, सुघर और सुंदर जीवन को गढ़ने का विश्वास जागता है। दूसरों पर व्यक्तिगत विचारों का आरोपण अपने में एक नैतिक पाप भी है। खलील जिब्रान की एक पंक्ति है कि बच्चों को सब कुछ दो, पर अपने विचार मत दो। परंपरा रूप में अंजू नीरज को अपना सा बनाना चाहती है और नीरज अपने पुत्र नीलम को अपनी इच्छानुसार ढालना चाहता। नैतिक पाप की यह परंपरा दोनों पीढ़ियों में चलती रहती है। अभिजात वर्ग की जिस झांकी को अश्क जी ने इसमें प्रस्तुत किया है, वह यद्यपि उस जीवन का एक अंश है, पर जितनी संपूर्णता से उसे अभिव्यक्ति मिली है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। सामाजिक जीवन चाहे वह किसी वर्ग का हो, अपनी विषमताओं और खूबियों से मिलजुल कर ही बना है। समाज के जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व इस नाटक में हुआ है, उसकी समस्याओं के अंतर्भूत यथार्थ का उद्घाटन तो इसमें है ही, साथ ही उसका विश्लेषण भी है, और चीरफाड़ करके नाटककार केवल उस घाव को खोलकर ही नहीं रख देता, वरन उसके उपचार का उपाय भी पेश करता है। यदि एक ओर अश्क जी ने उस वर्ग के भ्रम, सनक और व्यर्थ मूल्यों को अपनी पूरी शक्ति से ध्वस्त किया है, तो दूसरी ओर उनके संतुलन के मार्ग का निर्देश भी किया है। अश्क जी विध्वंसक और निर्माता दोनों रूपों में सामने आते हैं। संभवतः हिंदी नाटकों में अभी तक इतनी निर्मल कहानी भी नहीं आई। अभिजात वर्ग की एक नहीं, अनेक समस्याएं हैं। उन परिवारों में पलते आपसी विद्वेष, सेक्स की विकृतियां आदि अनेकानेक समस्याएं हैं, जिन्हें उठाया जा सकता था, पर शायद अश्क जी की दृष्टि सुख और दुख के उन स्रोतों को अधिक सतर्कता से पकड़ लेती है, जिन्हें हम साधारण कहकर छोड़ देते हैं। इस नाटक में कहीं कलुष, वासना या विकृत प्रेम आ ही नहीं पाता। एक अति साधारण बात को उठाकर उस वर्ग के जिस यथार्थ का उद्घाटन इसमें हो गया है, वह भी उसकी मुख्य समस्या है, ये सहसा दिखाई पड़ने लगता है। प्रेम, अर्थ आदि रो परे चारित्रिक मनोवृत्तियां, ग्रंथियां और विलक्षणताएं भी हैं, जो आकस्मिक परिस्थितियों के अभाव में भी जीवन को प्रभावित करके तोड़ती और बनाती रहती हैं। अंजू दीदी मनोविकारों के घात प्रतिघात और उनकी प्रतिक्रिया की कहानी है। कोई दैवी घटना वहां नहीं है, आकस्मिक रूप से बदलने वाली परिस्थितियां वहां नहीं हैं, जो जीवन को अंधेरे या उजेले मोड़ पर डाल देती हैं। उसकी कथा की प्रेरक शक्ति है मनोविज्ञान, जो उस विशिष्ट परिवार की वास्तविक स्थिति से प्रभावित होकर निरंतर विकसित होता जाता है और नाटकीय सूत्र को बढ़ाता जाता है। केवल व्यक्तियों और मान्यताओं के संघर्ष से वर्गीय यथार्थ की आत्मा जैसे मुखर हो उठी है और अतिशय पाबंदी,
नियंत्रण और मशीनी सोच की सारी विषमता साकार हो उठती है। टॉल्स्टॉय के उपन्यास अन्ना कैरेनिना की प्रथम पंक्ति सहसा यहाँ याद हो आती है। Happy families are all alike, every unhappy family is unhappy in its own way. सब तरह से संपन्न एंजो का परिवार इस तरह भी दुखी हो सकता है, ये सत्य अनायास ही उभर कर सामने आ जाता है। इसी यथार्थ को एंजो की सनक और परिवार की ट्रेजेडी में गूंथकर अश्क जी ने निश्चय ही एक कलात्मक सिद्धि प्राप्त की है। कलात्मक इसलिए कि कला स्वयं एक विशिष्ट माजिक चेतना है और एंजो दीदी के सामाजिक कथानक में से अश्क जी ने जिस चेतना की अनुभूति को पकड़ा है और उसे जिस तरह अभिव्यक्ति दी है, वह अपने में इतनी पूर्ण है कि वस्तु पर चढ़े हुए शैली के आवरण का आभास ही नहीं होता और वस्तु स्वयं में इतनी सजी संवरी लगती है कि यह कहना कठिन हो जाता है कि उस पर शिल्प का आवरण है ही नहीं। वस्तु और शैली का यह एकीकरण और एकात्मकता ही कलात्मक सिद्धि है। 20 वर्ष के लंबे समय को इस निपुणता से बांध लेना हिंदी नाटकों के लिए सर्वथा नवीन अनुभव है। इतने बड़े काल क्रम को बिना स्थान बदले मुखर कर देना अश्क जी की अद्वितीय उपलब्धि है, जिसका श्रेय केवल उन्हीं को है। नाटक रचना के इस नवीन प्रयोग के लिए हिंदी का पाठक और दर्शक उनका ऋणी रहेगा। रचना के इस नवीन प्रयोग के लिए हिंदी का पाठक और दर्शक उनका ऋणी रहेगा। केवल 2 अंकों में और एक ही स्थान पर, यहाँ तक कि एक ही कमरे में, जीवन नाटक को इस तरह सजो देना चमत्कार ही कहा जा सकता है। अश्क जी के अन्य नाटकों को देखते हुए, उनके शिल्प की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, एंजो दीदी नाटकीय विधान और वस्तु निर्माण की एक सीमा रेखा अंकित करता है। 2 अंकों में 2 बड़े और 2 छोटे दृश्यों का अद्भुत शिल्प विस्मय में डाल देता है। इतने कम परिवर्तन से जीवन के ऐसे व्यापक क्षेत्र को चित्रित कर लेना एक दुर्लभ समस्या है, जिसे अश्क जी के व्यापक रंगमंचीय अनुभवों की देन ही स्वीकार करने में संतोष मिलता है। चिंतन तथा व्यापक सामाजिक अनुभवों की सम्मिलित शक्ति ने की दृष्टि को समस्याओं के मर्म तक पहुंच जाने की सामर्थ्य दी है, और वह दृष्टि समस्या को केवल उधेड़ कर रख देने का ही काम नहीं करती, बिखरते और टूटते मानों और मूल्यों के संतुलन का संकेत भी देती है। इसीलिए वह निषेधात्मक होते हुए भी रचनात्मक अधिक है। हिंदी के रंगमंच का जो नया दौर उभरता दिख पड़ रहा है, उसके लिए आज हिंदी के पास यदि अधिक नहीं तो भी ऐसी कुछ समर्थ कृतियां हैं, जो विकसित भाषाओं के रंगमंच के सामने विनत गर्व से प्रस्तुत की जा सकती हैं। अश्क जी के सृजन स्रोत इस दिशा में प्रवहमान हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। आगे के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।